सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? मोहम्मद गजनी था। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026। मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 ईस्वी से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की रचना की। मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की रचना की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से वह कौन दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। सन 1339 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सन 1339 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन
तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनवी। भारत पर तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने बूत सीकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो मोहम्मद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बूत सीकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो मोहम्मद गजनवी ने यामीन उद्दौला और यामीन उद्मिल्त दोनों यानी यामीन उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामीन उलमित का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही राज्य यानी ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध में किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभंडारपुर या ओहिंद या बीहेंद। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभंडारपुर। या तो ओहिंद बोलिए या वहिंद बोलिए। यानी मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध हुआ था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्वालनीवश आत्मदाह कर लिया? गलानी बस आत्मदाह कर लिया था? जयपाल। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानी बस आत्मदाह कर लिया? जयपाल। नेक्स्ट है हमारा, कहता है मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का था। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला
बला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश में। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। वह रोम सम्राट आगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का है। वह रोमन सम्राट आगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का है। अब अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। सुमेलित करें। निजामुद्दीन औलिया नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। निजामुद्दीन औलिया, एक बार इधर से हम मिला लेते हैं, 2413 यानी कि निजामुद्दीन औलिया, ये लीजिए एक बार हम मिला लेते हैं तो ये हो गया हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा ए। पहले ये वाला हो जाएगा 2, 4, फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4, 2, 4 और ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, ये देखिए निजामुद्दीन औलिया यानी सूफी संत, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत। मलिक काफूर हजार दिनारी भी कहलाता था। मलिक काफूर हजार दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये थे दास राजवंश उखाड़ फेंका। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण की? 17 बार आक्रमण की। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को
खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अल-बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित की, खगोल विज्ञान दर्शन, भारतीय इतिहास और भूगोल सभी की है। भारतीय गणित, खगोल विज्ञान दर्शन और भारतीय इतिहास भूगोल ये सभी की है। अल-बेरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अल-बेरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। अल-बेरूनी के अनुसार अत्यंज यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल थे। कौन शामिल थे? धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याद और जुलाहा ये सभी शामिल थे। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताबुल हिंद को। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को। बहिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया। बहिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अनाज के दाम क्या कर दिया? ये नियत कर दिया है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। इसमें से सभी कथन सही हैं भैया। यहाँ बताइए, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? तो खिर्ज खां सैयद। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तान में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिर्ज खां। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो असत्य है कि रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। यही असत्य है और बाकी सब सत्य है। तो सत्य वाला को भी देख लिया जाए कि इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायाब मलकित के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट है, ये सभी सही थे। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है?
तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं बलबन के बारे में। तो उसने चालीसा दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसके बाद उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना भी की। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो निम्न वंशों का सही क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। यही बोलता है गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है। अगला है, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। नेक्स्ट है हमारा, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? तो निम्न में से कारण कौन सी था कि उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, दूसरा असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, और तीसरा था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। नेक्स्ट है हमारा, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम है कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद आराम शाह है, उसके बाद इल्तुतमिश है, उसके बाद रजिया सुल्तान है। फिर से देख ले, पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद कौन है? आराम शाह है, उसके बाद इल्तुतमिश है, उसके बाद रजिया सुल्तान है। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट है हमारा, इसको भी हम बना लेते हैं 2 1 3 4। देखिए 2 1 3 4 हम कर देते हैं आपके लिए। देखिए 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4 है। कहता है हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। क्या कहलाता है? खराज। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खुम्मस, क्या कहलाता था? खुम्मस। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग क्या कहलाता है? खुम्मस। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उर्स कहलाता था। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर उर्स कहलाता था। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात कहलाता था। धार्मिक कर क्या कहलाता था? जकात कहलाता था। नेक्स्ट है हमारा कि इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो सत्य ये नहीं है कि महान निर्माता एवं कला का पुजारी था। ये गलत बात है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी नहीं था, ये सत्य नहीं है। बाकी सभी सत्य हैं कि वह क्रूर एवं निरंकुश शासक था, ये सभी सत्य हैं। अफगान अमीरों की खिलाफत था। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो कारण थे कि वह दुर्बल प्रशासन था, और उसके बाद तैमूर का आक्रमण और हो गया अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो दुर्बल प्रशासन, तैमूर
तुर्क आक्रमण अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? मोहम्मद गौरी। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो शमसी वंश का था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? शमसी वंश का था। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो शहाबुद्दीन यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन शाम के नाम से जाना जाता है। मुइजुद्दीन के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो मुल्तान करमाथी शासक था, करमाथी शासक के विरुद्ध, है ना। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान करमाथी शासक के विरुद्ध। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा यानी ताबरहिंदा। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा या ताबरहिंदा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एक कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ। इधर चलेंगे कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? तो B.A. स्मिथ का कथन है। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? B.A. स्मिथ। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी।
तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान है। तबकात नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उज सिराज है। तबकात नासरी का लेखक कौन है? मिनहाज उज सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां का। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो इंगित करता है खराज, उर्स और मुक्तई। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी तांबा। टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातु से बने थे? टांका बना था चांदी से, ससगनी बना था चांदी से और जीतल बना था तांबा से। अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर कोही कृषि विभाग नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्रा हैं जीतल और टंका। कौन है? जीतल और टंका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो मोहम्मद गजनवी ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो मोहम्मद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो सुल्तान बना है कौन? गाजी मलिक बना है।
चलिए देख लेवल जाएगा 106 का। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? गाजी मलिक था। जवाबित थे राज्य कानून थे। जवाबित क्या था? राज्य कानून था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक के समय। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ए सही है किंतु आर जो है गलत है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए उत्तर दे देते हैं हम आपको। 4 3 2 1 यहाँ से आ जाएगा 4 के बाद 4 3 2 और ये हो जाएगा 1। ये लीजिए, देखिए ऐसे मिल जाएगा। कहता है जियाउद्दीन वर्णी जो है जियाउद्दीन वर्णी हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन वर्णी हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही। हसन निजामी हो जाएगा ताजुल मासीर। हसन निजामी हो जाएगा ताजुल मासीर। मिनाज उज सिराज हो जाएगा तबकात नासरी। याहिया बिन अहमद सरहिंद हो जाएगा तारीख ए मुबारक शाही। नेक्स्ट है हमारा तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो रत्ती यानी रत्तिका, संस्कृत में बोले रत्तिका। तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। किस सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया? इब्न बतूता। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1492 ईस्वी में। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1492। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए वह विभाग दीवान खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था? फिरोज तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए वह विभाग दीवान खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था? फिरोज तुगलक ने। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार का। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार का। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो।
नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में मंगोल आक्रमण का भय था। अनुकूल परिस्थिति मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसे कुरान खावा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्नलिखित में से किसे कुरान खावा कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किसने बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया? तो मंसूर प्रदान किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासक का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान-ए-बंदगान स्थापित किया। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान-ए-बंदगान स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सही है। नेक्स्ट है हमारा इधर चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सम्मिलित है? दीवाने बंदगाना तुगलक। कतः सुल्तान काल में फवाजिल का अर्थ था इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। सल्तनत काल में
फवाजिल का अर्थ था इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अवशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिकों नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया। दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की जिल-ए-इलाही। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की जिल-ए-इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण कराया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया तारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है नागौर या जोधपुर में। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया तारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है नागौर जोधपुर में। किसने 40 तुर्कों सरदारों को लेकर तुर्क-ए-चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने। किसने 40 तुर्कों सरदारों को लेकर तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। किसके राज्य काल में लखनौती बंगाल की राजधानी लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन का। किसके राज्य काल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो बलबन ने। बलबन ने वित्त विभाग दीन-ए-विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीन-ए-आरीज यानी अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमण को रोकना। बलबन ने वित्तीय विभाग दीन-ए-विजारत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान-ए-आरीज यानी दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। नेक्स्ट है हमारा कि किसने राज दरबार में सीजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन ने। किसने राज दरबार में सीजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पैर को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब।
वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। वह युक्ति किससे संबंधित है? बलवंत से। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक का फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किससे संबंधित है? बलवंत से। निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी यानी कीलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी कीलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उसके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, ये सभी हैं। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय हुआ? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ। दिल्ली पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग, दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है। राजकीय भव्य से संबंधित विभाग, दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरशाप। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम है अली गुरशाप। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासकों को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रायन राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। देवगिरी के शासक रामचंद्र को। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासकों को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रायन यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। देवगिरी के शासक रामचंद्र को। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। प्रताप रुद्रदेव। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है। मैं यह नहीं जानता कि
शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है। मैं यह नहीं जानता कि यह शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था। अलाउल मुल्क के कहने पर। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया। अलाउल मुल्क ने। किसने चार अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए। अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने चार अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए। अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। अलाउद्दीन खिलजी ने। यक असप्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, दो असप्पा दो घोड़ा वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने। एक असप्पा एक घोड़े वाला सैनिक, दो असप्पा दो घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही है आपका भूमि अनुदानों की समाप्ति मुकदमों खूतों और चौधरियों यानी मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्ति एवं दीवाने मुक्त खराज की स्थापना। विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व निर्धारित। जकात जजिया खुम्मस और गनीमा की नई दर निर्धारित सभी हैं ये। सराए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। तो वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। सराए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। दिल्ली स्थित सीरी का किला हजार अस्तून राजमहल हजार खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है। अलाउद्दीन खिलजी को है। दिल्ली स्थित सीरी का किला हजार सतून राज खंभों का राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है। अलाउद्दीन खिलजी को है। किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता व तरीक ए एतदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता व तारीक ए इतादल सुल्तान का तारीक नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई। गयासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई। गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक।
सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खान था? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अब्दुल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए एक नव स्थापित राज्यों एवं सूची 2 राज्य के संस्थापकों से सम्मिलित करिए मदुरा यानी माबर जलालुद्दीन अहसान शाह, विजयनगर हरिहर एवं बुक्का, बारंगल कन्हैया, बहमनी हसन गुंग, बहमनी हसन गुंग। नेक्स्ट है हमारा, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक की है। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी है? मोहम्मद बिन तुगलक की है। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य के स्थापना में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? थट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी थट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धन आदेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धन आदेश के लिए पत्र के मध्य से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी? तो फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने हासिल सर्व हक सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने हासिल सर्व या हक सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम को सत्तायोचित करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्तायोचित करने का किसका हाथ था? तुर्कों का। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मोरक्को का यात्री था और वह
चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के रूप में भेजा गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? फिरोज तुगलक ने। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचीन। तेमुचीन। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन।